नमस्कार, मैं किरण राजस्थली लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज अपने सीपीसी के 10 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो डेली टेस्ट पेपर 3rd नंबर का है। अब सीपीसी में क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आप देखोगे कि सीपीसी के सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट पे से ही पूछा गया है। अगर वो इम्पोर्टेंट पार्ट्स यदि आपके हाथ में हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्री पास होना आसान है, मेन पास होना आसान है, बस रिवीजन इम्पोर्टेंट है। उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्लेंटिफ फाइल्स सूट एंड डिफेंडेंट फाइल्स काउंटर क्लेम लेटर सूट ऑफ प्लेंटिफ इज स्टेड। देन क्या होगा कि वादी के द्वारा वाद फाइल किया जाता है तथा प्रतिवादी के द्वारा प्रतिदावा फाइल किया जाता है। पश्चातवर्ती क्रम पर वादी का वाद रोक दिया जाता है। तब क्या होगी आगे की बातें? तो पहला है काउंटर क्लेम विल बी स्टेड या काउंटर क्लेम में बी प्रोसीड, काउंटर क्लेम विल बी डिसमिस, आइदर द काउंटर क्लेम विल बी स्टेड और काउंटर क्लेम विल बी डिसमिस। यानी प्रतिदावा रोक दिया जाएगा, प्रतिदावे पर कार्रवाई की जा सकेगी, प्रतिदावा खारिज कर दिया जाएगा या प्रतिदावा रोक दिया जाएगा अथवा प्रतिदावा खारिज किया जाएगा। यानी ए ने यदि यानी प्लेंटिफ ने क्या किया, फाइल किया सूट, इस साइड से बी ने क्या किया, काउंटर क्लेम किया। अब ए का जो है वो क्या हो गया, स्टे कर दिया, तो बी का तो कम से कम प्रोसीड रहेगा। कॉमन सेंस से आप कर सकते हो यदि ध्यान से स्टडी करते हैं तो इसका आंसर आएगा बी, यानी काउंटर क्लेम में भी प्रोसीड, यानी प्रतिदावे पर कार्रवाई की जा सकेगी। तो आंसर आएगा बी। कॉमन सेंस से भी हो सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, प्लीडिंग सेल मीन, यानी प्लीडिंग का मतलब अभिवचन। अभिवचन क्या है? अब प्लीडिंग को अपने ऑर्डर्स में पढ़ें तो ऑर्डर 6, 7 और 8 ये सारे प्लीडिंग के लिए है। यानी ऑर्डर 6 है प्लीडिंग, ऑर्डर 7 है प्लेंट, ऑर्डर 8 है रिटन स्टेटमेंट। तो प्लीडिंग का मतलब क्या है? ओनली रिटन स्टेटमेंट है, ओनली प्लेंट है या प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट है या सूट है? तो एग्जैक्ट आंसर क्या है? सी। यानी अभिवचन से अभिप्रेत है केवल लिखित कथन, वाद पत्र या लिखित कथन या वाद। तो आंसर आएगा इसका सी। यानी ऑर्डर 6 जो है ऑर्डर 7 प्लस ऑर्डर 8 दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? ऑर्डर 6 यानी प्लीडिंग। ये अनगिनत बार कई बार पूछा हुआ है ऑर्डर 6 के बारे में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर और अरेस्ट ऑफ डिफेंडेंट अंडर सेक्शन 94 हैज बीन obtained on inefficient grounds, plaintiff may be ordered to pay compensation। यानी क्या बोल रहा है? सेक्शन 94 के अंतर्गत है 5 टाइप की बातें दे रखी है। उन ग्राउंड्स के आधार पर इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। 5 ग्राउंड्स के आधार पर लग रहा है कि उसने इन की प्रतिवादी की गिरफ्तारी का आदेश अपर्याप्त आधारों पर अभिप्राप्त कर लिए जाने पर वादी को क्षतिपूर्ति का आदेश दिया जा सकता है। तो कितना कंपेंसेशन होगा ये बता रखा है सेक्शन 95 का 1 का बी में ये बातें दे रखी है कि कितना अमाउंट होगा। तो नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज। तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा इसका। ये क्वेश्चन बहुत वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रोविजन ऑफ द कोड डील्स विद जॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन, यानी वाद कारणों का संयोजन संहिता के किस प्रावधान में वर्णित है? ये अपने आ जाएगा ऑर्डर 2। यानी जो ऑर्डर्स हैं उनकी 8 लिस्ट आपको 51 जो ऑर्डर है उन सब की हेडिंग आनी चाहिए।
हेडिंग पे क्वेश्चन खूब सारे पूछते हैं कि बताओ इस ऑर्डर का नाम क्या है, या सेक्शनों की हेडिंग पूछ लेते हैं। जो 158 सेक्शन हैं उसमें से हेडिंग एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा ऑर्डर्स में जैसे ऑर्डर 1 है, 1 के भी सब रूल जो है, 1 के भी जो रूल हैं उनको भी याद होना चाहिए। जैसे 1-1 है, 1-10 है, 1-9 है, 1-13 है, ये सब रूल्स आपके क्या होने चाहिए। और 1-8 है, ये टिप्स पे होने चाहिए। तो इसमें बताता है कि ऑर्डर की जॉइंटर ऑफ पोजेज ऑफ एक्शन, पोजेज ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो अपने को याद होगा ऑर्डर 2 का नाम, यानी फ्रेम ऑफ सूट, यानी एक ही पर्सन के साथ बहुत सारे केस हो गए तो उन सबको एक साथ एक ही केस में फाइल कर देना ताकि टाइम बचे, टाइम और पैसा बचे। तो ऑर्डर 2 रूल 3 तो बता दिया, इसका कोज ऑफ एक्शन के बारे में ज्वाइन कर देना, तो आंसर है इसका ए। लेकिन 2-2 है, ये बता दिया कि वाद के अंतर्गत संपूर्ण दावा होगा, यानी जो होल क्लेम है वो एक साथ होगा। या 2-1 बता दिया फ्रेम ऑफ सूट, और 1-2 बता दिया पावर ऑफ कोर्ट टू सेपरेट ट्रायल। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ऑर्डर 2 रूल 3, यानी आदेश 2 नियम 3, आदेश 2 नियम 2, आदेश 2 नियम 1, आदेश 1 नियम 2। इन पे क्वेश्चंस आते हैं जो इम्पोर्टेंट है सारे। नेक्स्ट, to compel the attendance of any witness to whom a summon has been issued under section 30 of CPC and for that purpose court में, यानी न्यायालय किसी व्यक्ति को जिसके नाम धारा 30 के अधीन समन निकाला गया है हाजिर होने के लिए विवश करने को, उस प्रयोजन के लिए न्यायालय क्या करेगा। यानी किसी पर्सन को समन भेज दिया, फिर वो आ नहीं रहा है, उसको कंपेल कर सकते हैं। तो ये बातें हैं। सेक्शन कौन सा है इम्पोर्टेंट है 32, उसमें ग्राउंड्स बता दिए, यही आप कर सकते हो। यानी इशू है वारंट निकाल सकते हो उसको अरेस्ट करने के लिए, अटैच एंड सेल हिज प्रॉपर्टी को अटैच करके सेल कर सकते हो, इम्पोज लगा सकते हो कितना 5000 रुपीज, और एनी ऑफ दीज। तो आंसर क्या आएगा इसका डी। उसी गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाल सकोगे, उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकोगे या उसका विक्रय कर सकोगे, उसके ऊपर 5000 रुपये से अनधिक कितना जुर्माना इम्पोज कर सकोगे, या इनमें से कोई भी। तो ये सारे ग्राउंड है जो इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेयर द प्लांट इज नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट द प्लांट में बी, यानी जहां वाद पत्र 2 प्रतियों में फाइल नहीं किया गया हो तब न्यायालय ऐसे वाद पत्र को क्या कर सकेगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन को सोल्व करो तो वहां आप इस तरह का बोला कर सकते हो कि पूछ क्या रहा है, यानी नोट के बारे में बोल रहा है कि कौन सा इनमें से है नहीं। ठीक है, तो रिटर्न कोर्ट ने उसको रिटर्न कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, डिसमिस कर सकता है, एडमिट कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, ये आपको याद होगा ऑर्डर 7 रूल 11। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरजेएस के रिटर्न में पूरे जो ग्राउंड्स इसके वो आपके टिप्स पे होने चाहिए कि भाई कॉज ऑफ एक्शन एराइज नहीं हो रहा, या वेल्युएशन है वो सही तरीके से नहीं हो रही, या स्टाम्प ड्यूटी सफिशिएंट नहीं है, या रूल आइन के जो है रूल्स है वो बातें फॉलो नहीं कर रही हो, या टाइम बार्ड हो गया हो, या डुप्लीकेट कॉपी में नहीं है। तो कौन सा है ये, तो इसको आप अच्छे से याद कर लो आज ही। तो इसका जो आंसर है वो आएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द पीरियड फॉर फाइलिंग द रिटन स्टेटमेंट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू, यानी लिखित कथन फाइल करने के लिए समय वृद्धि की जा सकती है। यानी रिटन स्टेटमेंट फाइल करना हो तो कितना टाइम मैक्सिमम आप बढ़ा सकते हो। तो वैसे आपको याद होगा ऑर्डर 8, ऑर्डर 8 में रूल 1 कि भाई रिटन स्टेटमेंट आपको पेश करना है, यानी ऑर्डर 6 में हो गया प्लीडिंग, ऑर्डर 7 में हो गया प्लांट पेश कर लिया,
उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट यदि पेश करते हैं तो वो 30 डेज में पेश करना होता है जवाब दावा, लेकिन उसे एक्सटेंड करके आप कितना कर सकते हो, 90 डेज तक। तो आंसर क्या आएगा इसका, सी, यानी सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, a caveat lodged under section 148A shall not remain in force after the expiry of, यानी धारा 148A का 1 के अंतर्गत प्रस्तुत केवियट निम्न के अवसान के बाद क्या नहीं रहेगा, प्रवर्त नहीं रहेगा। तो केवियट जो है पूछ लेते हैं कई बार कि कौन से सेक्शन में है, तो ये है 148A, इसके भी क्वेश्चन आ सकता है। केवियट होता क्या है इसके ऊपर भी आ सकता है। उसके अलावा कितने टाइम तक रहता है, वो टाइम पीरियड पूछा है इन्होंने, तो वो है 90 डेज। डी इसका ऑप्शन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी। अगला क्वेश्चन, अंडर सीपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सूट ऑफ सिविल नेचर, यानी सीपीसी के तहत निम्न में से कौन सा सिविल प्रकृति का वाद क्या नहीं है, नहीं है। इन्होंने पूछा है नोट, इस पे गोला कर सकते हो कि पूछ क्या रहा है, ये बोल रहा है इनमें से कौन सा है नहीं। इसका मतलब 3 पॉइंट तो है इसमें, 1 पॉइंट नहीं है। तो सूट फॉर करेक्टिंग द डेट ऑफ बर्थ इन द सर्विस रिकॉर्ड, सूट फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट टू वर्शिप, तो ये भी है, ये भी है। यानी बर्थ के बारे में कुछ इम्प्रूव कराना हो, वर्शिप को लेकर, राइट टू सूट फॉर रिलीजियस ऑफिस, लेकिन सूट फॉर विंडिकेशन ऑफ द मियर डिग्निटी कनेक्टेड विथ एन ऑफिस, तो ये सी क्या नहीं है, सी इसका क्या है, एग्जैक्ट आंसर है। यानी सेवा अभिलेख में जन्म तिथि को सुधार के लिए या पूजा करने के अधिकार की घोषणा के लिए और धार्मिक पद के लिए, लेकिन क्या नहीं है, गरिमा को बचाने के लिए, ये इसका नहीं है। इसका मतलब एग्जैक्ट जो आंसर क्या आएगा इसका, सी आएगा। यानी आपको सेक्शन जो है 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 अच्छे से करना चाहिए आपको। 9 है, 10 है, 11 है, ये तीनों सेक्शन आपके बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। सेक्शन 9 साफ बता दिया कौन सा सिविल नेचर का है, कौन सा सिविल नेचर का नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पावर ऑफ रिव्यू इज प्रोवाइडेड इन, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पुनर्विलोकन की शक्तियां बताई गई है, कौन से सेक्शन में बताई गई है, तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 113 बता दिया रेफरेंस के बारे में, किसके बारे में, रेफरेंस के बारे में, तो ये तो नहीं होगा। मतलब नीचे वाली कोर्ट को लग रहा है किसी ऑर्डिनेंस को लेकर, किसी एक्ट को लेकर, रूल्स को लेकर उसको यदि लग रहा है कि वो सोल्व नहीं कर पा रहा है, तो हाई कोर्ट को रेफर कर देगा मैटर को। ऐसे ही 115 है रिवीजन के बारे में, यानी नीचे वाली कोर्ट है ज्यूरिडिक्शन से बाहर यदि कर रही है तो हाई कोर्ट क्या करेगी, मैटर को अपने पास मंगा लेगी और फिर उसे डिसाइड कर देगी। तो इसका आएगा आंसर क्या है, 114, यानी रिव्यू करना। कोर्ट अपने ही जजमेंट, दिए हुए जजमेंट का क्या करती है, रिव्यू करती है, फिर से एक बार चेक करती है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है 114, यानी 20 का क्या होगा, आंसर होगा। अब अपने देखते हैं कि सीपीसी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इन 10 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपने देखते हैं कि ऑर्डर्स में कौन कौन सी बातें हैं। तो ऑर्डर्स का आपने देखा होगा, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी ठीक है। फिर सीधा आ जाओ 17 है, 18 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, ऑर्डर 47, 46 है। इस साइड सेक्शनों में आ जाओ, सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है डेफिनेशन का। फिर सीधे आ जाओ सेक्शन ये 9, 10, 11, फिर 15 से लेकर 25 तक वाला बंच आ गया। फिर 75 है। फिर इसके अलावा 74 भी इम्पोर्टेंट है,
91, 92, इस तरह इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से याद करनी चाहिए। इनके बाहर कुछ भी नहीं पूछते ये लोग, लेकिन ये अपने को रिवीजन होता है कम, क्योंकि अपनी एनर्जी मोस्टली अदर एक्टिविटी में लगा देते हैं, इस वजह से अपनी तैयारी नहीं हो पाती। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपना टाइम टेबल बना के मेन चीज़ों का रोज़ रिवीजन करो। सीपीसी रोज़ उठाओ, सीआरपीसी रोज़ उठाओ, आईपीसी उठाओ, एविडेंस को रिवाइज करो। इस तरह मेन एक्ट का रोज़ रिवीजन करते रहना चाहिए जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, क्योंकि रिवीजन है, पक्का याद है तो आपका सिलेक्शन है। क्योंकि एलएलबी पास करना आसान है, एग्ज़ाम पास करना क्योंकि आपको कम याद रहेगा। जिसको अच्छे से याद रहेगा, कन्फर्म रहेगा, वो कर पाएगा। इस तरह आप अच्छे से याद करिए और आपका हर हाल में सिलेक्शन होगा ही होगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।